हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से फर्स्ट वीडियो आ गया है बच्चों। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर से। तो देखिए, टर्म 1 की तैयारी बहुत अच्छे से आप कर ही रहे होंगे और आपने चैप्टर पढ़ भी लिया होगा। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आइए जल्दी से क्विक रिविजन करते हैं कुछ अच्छे एमसीक्यूज के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When the charge is supplied to a conductor, its potential depends upon. Okay, options देख लीजिए बच्चों। Amount of charge given, geometry and size of conductor, both A and B, and none of these. तो क्या होगा इसमें से? जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करते हैं तो उसका पोटेंशियल किन चीजों पर डिपेंड करता है कि कितना हम उसे चार्ज दे रहे हैं, या उसकी ज्योमेट्री या उसके साइज पर डिपेंड करता है, या दोनों पर डिपेंड करता है, या इनमें से कोई भी नहीं। ओके, तो देखिए समझते हैं बच्चों। आपने पढ़ा होगा जब हम किसी स्फेरिकल कंडक्टर को मान लेते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या होता है, उसके सरफेस पर रिजाइड करता है, सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लीजिए इसकी रेडियस है r। ओके, इसकी रेडियस है बच्चों कितना, r रेडियस है। ओके, और हमने इसको चार्ज दिया है q। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, Q/4πε0 r। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि पोटेंशियल जो है ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड ऑन चार्ज गिवन टू द कंडक्टर एंड इट्स रेडियस। ओके, सो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन पर भी डिपेंड करता है पोटेंशियल, और उसकी ज्योमेट्री और साइज पर भी डिपेंड करता है। ओके, ऑल्दो कितना चार्ज हम उसको दे सकते हैं, कितना चार्ज हम किसी कंडक्टर को दे सकते हैं, ये उसके कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। ओके, उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, राइट। तो फिलहाल यहां पर हम बोलेंगे कि जो पोटेंशियल है वो अमाउंट ऑफ चार्ज पर भी डिपेंड करेगा और साइज ऑफ कंडक्टर यानी ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं सीधे सीधे V is directly proportional to Q and inversely proportional to R। यस, दोनों पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन यहां पर होगा बोथ A and B, राइट। यानी अमाउंट पर भी डिपेंड करता है कितना चार्ज दिया गया है, और उसके साइज पर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट स्टूडेंट्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। On reducing potential across a capacitor, its capacitance increases, decreases, remains constant, may increase और decrease। देखिए, अगर हम पोटेंशियल जो है रिड्यूस करते हैं एक कैपेसिटर के अक्रॉस, तो क्या उसका कैपेसिटेंस चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर सेम रहेगा, या फिर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो आपको अगर याद हो बच्चों कि किसी कैपेसिटर के लिए, मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस क्या होता था बच्चों? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ε0A/d। अगर आपको याद हो तो ε0 होता है यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी। अब यहाँ पर ε0 है, इसका मतलब यहाँ पर वैक्यूम होगा। अगर यहाँ पर कोई मीडियम है दोनों प्लेट्स के बीच में तो हो जाता है C = εA/d, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, इसका मतलब मीडियम पर डिपेंड करता है। दूसरा, जो प्लेट्स हैं उनके एरिया पर डिपेंड करता है, इसका एरिया क्या है यहाँ पर देख रहे हैं, और दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, राइट। यानी दोनों प्लेट्स के बीच में कितना गैप है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कैपेसिटेंस पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल। तो राइट, यहाँ पर हम बोलेंगे रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा अगर आप उसके अक्रॉस पोटेंशियल को रिड्यूस करते हो तो। ऑल्दो यहाँ पर आपने एक एक्सप्रेशन और पढ़ा होगा Q = CV। तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है C = Q/V। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि अगर हम पोटेंशियल को रिड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, अगर आप यहाँ से पोटेंशियल चेंज करते हो तो यहाँ पर चार्ज चेंज हो जाएगा, यानी एक तरह से Q/V का रेशियो सेम रहेगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय। भाई एक कैपेसिटर पर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा U = ½ CV²। पढ़ा था ना आपने, U = ½ CV²। C होता है बच्चों यहाँ पर कैपेसिटेंस, और V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा सीधे सीधे। लेकिन यहां पर कुछ ऑप्शंस और भी हो सकते थे। Q = CV होता है और C हो जाएगा बच्चों Q/V। तो आपने यहां रखा, ये हो गया Q/V × V²। तो ये आ गया बच्चों ½ QV, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला ½ QV भी होता है। ओके, यहां से आप V = Q/C भी पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। अगर आप रखेंगे V की जगह Q/C तो ये हो जाएगा ½ C Q²/C², और ये कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा U = ½ Q²/C, यानी ये भी एक ऑप्शन होता है।
ओके, तो आप देख लें अच्छे से कि हाफ सी वी स्क्वायर लिखा हुआ है या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लिखा हुआ है या हाफ क्यू वी लिखा हुआ है, तो तीनों ही फॉर्मूले होते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल शेल। तो क्या होगा, इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल शेल, मान लेते हैं कि स्फेरिकल शेल है और ये चार्ज है, ओके, स्फेरिकल शेल है और हमने इसको कहा ये चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है इस पर। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी इनसाइड दिस शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से बच्चों, अगर कोई चार्ज स्फेरिकल शेल है या कोई चार्ज स्फीयर है, तो उस केस में उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता, ये बात याद रखेंगे। पोटेंशियल जो है कांस्टेंट होता है एवरीवेयर इनसाइड द शेल और इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा बच्चों। ध्यान रखें, आप किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि जो सारा का सारा चार्ज है वो बच्चों सरफेस पर रिजाइड करता है, राइट। पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट होता है और जीरो नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड नन ऑफ दिस। यानी अभी आपने देखा कि जहां पर बोला जा रहा है कि जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, तो आपने देखा कि किसी चार्ज स्फेरिकल शेल या चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो थी और पोटेंशियल जो था वो जीरो नहीं था, वो कांस्टेंट था। पोटेंशियल क्या था बेटा, कांस्टेंट था। तो ऐसे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, जीरो हमने पाया था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है घुमाकर, यहां पर बोला जा रहा है इन रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अभी भी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और वो जीरो नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए कंडक्टर इज हेल्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और कांस्टेंट। यानी एक कंडक्टर को, मान लीजिए कंडक्टर है, हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ओके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड द कंडक्टर वो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा या कांस्टेंट होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर, उसके अंदर भी जीरो होता है। अगर किसी आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, राइट, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए जीरो क्यों होता है, जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके जो स्फीयर है या जो शेल है इसका पोलराइजेशन होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई किया गया उतना ही अपोजिट में यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, ये एकदम इंस्टेंटली होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो हो जाता है। ध्यान से देखेंगे ये बात, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन बच्चों सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अनएक्सेलरेटेड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। क्या होगा ऑप्शन, देख लीजिए जल्दी से। उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे या नन ऑफ दीज। यानी बच्चों समझेंगे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये रहा +1 कूलम, इसको हम इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पी पर ला रहे हैं या पी पर लाया जा रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इसका हो सकता है, यहाँ पर एक चार्ज होगा, ओके, एक और यहाँ पर कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज हम बोल देते हैं। तो इसी के फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उसके फील्ड में किसी पॉइंट पी पर लाया गया, ओके, कैसे, अनएक्सेलरेटेड, यानी एक्सेलरेशन जीरो रहा, ओके। तो उस केस में जो भी वर्क डन हुआ वो किसके इक्वल होगा, जो वर्क डन हुआ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट के। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज। ऑप्शंस देख लीजिए आप यहाँ पर,
k इक्वल्स टू काई, k इक्वल्स टू 1 प्लस काई, काई इक्वल्स टू 1 प्लस k एंड k इक्वल्स टू 1 माइनस काई। तो यहाँ पर ऑप्शन तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा बच्चों, यानी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी मटेरियल का और उसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी होती है, उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है k इक्वल्स टू 1 प्लस काई, राइट। इसको हम काई बोलते हैं, CHI काई। जैसे k होता है ऐसे ये काई होता है लेटर, राइट। काई हम इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या रिलेशन है ये आपने समझा। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी एक्चुअली मेजर है जानने का कि भाई जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मटेरियल पर अप्लाई किया जाता है तो उस मटेरियल में पोलराइजेशन का एक्सटेंट क्या होगा, यानी जितना काई की वैल्यू ज्यादा होगी पोलराइजेशन का एक्सटेंट उतना ही ज्यादा होगा, राइट। पर k इक्वल्स टू 1 प्लस काई जो होगा यही रिलेशन बिल्कुल करेक्ट होगा बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, perpendicular to equipotential surface, may be parallel or perpendicular, none of these। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर बच्चों perpendicular to equipotential surfaces, राइट, यानी बी बिल्कुल सही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के परपेंडिकुलर होंगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने एक एग्जांपल आपको दिया यहाँ पर कि मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, रेडियली आउटवर्ड, ओके, चार्ज से इंफिनिटी तक जा रही होंगी, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो सरफेस मैंने बनाए हैं, पहला सरफेस और दूसरा सरफेस, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब इनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। मान लीजिए हम पहले सरफेस की बात करते हैं, इसकी ये सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री होती है स्फेरिकल होती है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये मान लीजिए पॉइंट r दूरी पर है, तो सारे के सारे r दूरी पर हैं, तो आप देखेंगे कि इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, ओके, v होगा। और आप निकाल भी सकते हैं v इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो क्योंकि चार्ज यहाँ पर सेम है और दूरी सभी पॉइंट्स की सेम है, तो सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, तो इसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसी तरह नेक्स्ट सरफेस होगा, वहां पर अगर पोटेंशियल v1 है तो सभी पॉइंट्स पर v1 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स इक्वल दूरी पर हैं चार्ज से, तो यहां पर भी पोटेंशियल इक्वल होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, चाहे आप कोई भी केस ले लें। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन टू पॉइंट्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स सेम और नन ऑफ दीज। तो देखिए समझते हैं, मान लीजिए कैपेसिटर है, हमने कहा C1, ओके, ये हमने कहा है कि ये भाई 2 माइक्रोफैरड, तो ए और बी पॉइंट के बीच में ये लगा हुआ है, तो भी हम कहेंगे ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैरड। लेकिन अगर हम पैरेलल में 2 कैपेसिटेंस और लगा दें, मान लीजिए C2 है, ये भी 2 माइक्रोफैरड, और ये C3 है, ये भी 2 माइक्रोफैरड, तो अब ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों, यानी C नेट या C इक्विवेलेंट कितना होगा, वो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर अगर पैरेलल में होते हैं तो हम इस तरीके से उनको ऐड करते हैं, अगर यहाँ पर सीरीज में होते हैं तो 1 अपॉन यानी रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा बच्चे 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कितना हो गया 6 माइक्रोफैरड। तो आपने देखा नाउ ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना है, 6 है, तो यानी इंक्रीज हो जाता है। जितने भी आप पैरेलल में कैपेसिटेंस लगाओगे तो नेट कैपेसिटेंस जो होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स वो इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस से थोड़ा सा अपोजिट होता है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट का कम हो जाता है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, ओके। व्हेन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ओके स्टूडेंट्स। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर करेक्ट रिलेशन आपको चूज करना है बच्चों, जल्दी से चूज कीजिए। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है वो फर्स्ट वन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट, यानी dv/dr को हम लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट्स कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात भी आप ध्यान रखें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसी एमसीक्यू में।
नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जैसे मैं आपको समझा भी देता हूं, यहां पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट। तो जितना आप दूर जाएंगे चार्ज से, पोटेंशियल की वैल्यू उतना ही क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, है ना, डीवी बाई डी आर, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। तो यहां पर नेगेटिव क्या बताता है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये जो है पोटेंशियल वो डिक्रीज कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। उसी तरह अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, टुवर्ड्स चार्ज। तो आप जब टुवर्ड्स चार्ज की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, अब इससे अगर आप दूर जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। फॉर नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, राइट। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। इसी तरह मैं टर्म 1 के लिए आपके लिए एमसीक्यू वीडियोस लेकर आता रहूंगा। आप इसी तरह चैनल पर बने रहें और वीडियोस को देखते रहें। उम्मीद है आपको एमसीक्यूज अच्छे लग रहे होंगे और आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।